अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है टोयोटा कैमरी TRD स्पोर्टिवो 2009 मॉडल। और ये गाड़ी बहुत यूनिक है इस वजह से कि ये गाड़ी मैनुअल है, लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत है और TRD वाली गाड़ी पाकिस्तान में शायद भी कोई और हो। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी मेरे ख्याल से काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है और इसके अलावा बाकी इसमें और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसको प्राइस के लिहाज से वर्थ बनाती हैं। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी प्राइस की तो इसकी डिमांड 4750 है, 47,50,000 और ये सेकंड मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. फर्स्ट लुक पे देखने में आपको बड़ी करोला ही लगेगी और है भी ये काफ़ी हद तक वैसी ही मिलती जुलती 2009-10 की करोला से, लेकिन ये गाड़ी स्पेशल बहुत है इस तरह से कि ये गाड़ी ड्राइवेबल काफ़ी है। वर्ल्ड वाइड इस गाड़ी ने काफ़ी अवार्ड जीते हैं अपनी ड्यूरेबिलिटी रिलायबिलिटी की वजह से और इसके अलावा साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी ज़्यादा बड़ी है। किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जिस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो ये फेसलिफ्ट के बाद आई थी। ये सिर्फ 2006 से लेकर 2013 तक आई थी और उसमें एक बार फेसलिफ्ट किया गया था इस गाड़ी को। फेसलिफ्ट में ये पोजिशन लैंप वाली हेडलाइट्स दे दी गई थी और इस स्पेसिफिक गाड़ी को थोड़ा सा डिफरेंट भी किया हुआ है इस तरह से कि इसके इंडिकेटर डिफरेंट हैं, फॉग लैंप इसमें येलो किए हुए हैं तो इसकी थोड़ी TRD स्पोर्टिवो वाली लुक आ रही है। बाकी इसके अलावा इसका कलर भी काफ़ी यूनिक है और इसकी ग्रिल में भी ये TRD की बैजिंग दी गई है। बाकी ओवरऑल इसके जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ये काफ़ी हद तक इस एरा की थोड़ा से मिलती जुलती है बट फीचर्स के लिहाज से ये डिसेंट है इस तरह से कि इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं। और अगर बात की जाए गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो स्पेसिफिक गाड़ी में बॉडी किट्स लगी हुई हैं जो कि हैं अच्छी खासी मैसिव, ये इसके लिटरली आधे बम्पर तक आ रही हैं और इसके लुक्स को ज़्यादा बल्किया बना रही हैं। बाकी इसके अलावा स्पेसिफिक गाड़ी को थोड़ा सा ड्रॉप भी किया हुआ है तो इसकी लुक्स थोड़ी सी और ज़्यादा स्टाइल्थी सी आ रही हैं और इसमें रिम भी बड़े लगे हुए हैं 18 इंचेस के। एग्जैक्ट साइज़ क्या है, ये कौन सा रिम से ये मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इसके साइड मिरर की तो ये गाड़ी क्योंकि 9 मॉडल है तो इसके साइड मिरर में इंडिकेटर्स भी हैं। इनिशियली जब ये गाड़ी आना शुरू हुई थी तो उसमें इंडिकेटर्स यहाँ पे नहीं थे। 2009 में टोला में भी लॉन्च कर दिए गए थे पाकिस्तान में, इसमें भी आना शुरू हो गए थे और इस एरा की मोस्टली गाड़ी में ये ट्रेंड शुरू हो गया था। लेकिन ये गाड़ी क्योंकि जनरेशन पुरानी ही थी 2006 वाली तो इसमें ये वाले इंडिकेटर भी कंटिन्यू रखे गए, ये जगह बंद नहीं की गई। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइज़ की तो ये प्रॉपर एक D7 की सेडान है जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया। इसका मतलब ये है कि ये साइज़ के लिहाज से सोनाटा वगैरह जितनी है और सिविक कोरोला ऑल्टिस वगैरह से ये गाड़ी एक बड़ा ऑप्शन है साइज़ के लिहाज से, कैटेगरी ही बड़ी है। इंजन इसमें 2400 होता है लेकिन ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। अगर ये रेयर व्हील ड्राइव होती तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती क्योंकि इससे बड़ी कैटेगरी फिर मार्केट आती है। साइज़ के लिहाज से वो इससे थोड़ी सी बड़ी होती है लेकिन वो रेयर व्हील होती है तो उसकी मार्केट पाकिस्तान में कंपैरेटिवली इससे बहुत ज़्यादा है। ये गाड़ी भी डिज़ायरेबल है लेकिन इसकी प्राइसेस कंपैरेटिवली उससे काफ़ी कम होती हैं। अब ये गाड़ी 47 की है लेकिन अगर आप 5 मॉडल की मार्केट भी लेने जाते हैं तो भी आपको 47, 50 इस तरह के इसके आसपास मिलती है साफ गाड़ी। तो इस लिहाज से ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपने प्रॉपर इसको यूज़ करना है तो। बाकी इस गाड़ी को थोड़ा सा लो किया हुआ है बट लो होने के बाद भी ये गाड़ी ग्राउंड से काफ़ी ऊंची है क्योंकि इसमें रिम 18 इंच के लगे हुए हैं, वैसे इसमें रिम छोटे आते हैं। और उसके अलावा ये स्पेसिफिक गाड़ी तो हार्ड टॉप है, इसमें फिर सनरूफ वाले वर्जन भी ऑफर होते हैं। इंटीरियर में भी गाड़ी फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है, इसमें सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं और भी काफ़ी कुछ लग्जरियस है जो मैं कवर करूँगा आगे जाके। और जहाँ तक बात है इस वाले एरिया की तो यहाँ से भी ये गाड़ी अच्छी खासी मैसिव है, यहाँ पे आके ये गाड़ी काफ़ी हद तक प्रीमियम और इसका मिक्स एंड मैच हो जाती है। बाकी इसके अलावा इसमें फिर टेलर चेंज कर दी गई थी फेसलिफ्ट में, ये मैं कवर करूंगा अभी। और इसमें कट लाइन्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और पूरी ही गाड़ी की तरह इसका बैक एंड भी अच्छा खासा मैसिव है क्योंकि एक तो ये गाड़ी इटसेल्फ बड़ी है और प्लस बॉडी किट्स भी लगी हुई हैं। बाकी टेलर जैसे कि मैंने मेंशन किया ये फेसलिफ्ट के बाद आना शुरू हुई थी 2009 से ऑनवर्ड्स और इसमें ये सिल्वर वाला एरिया बाद में ऐड कर दिया गया था। इसी तरह कोरोलास में भी फेसलिफ्ट के बाद सिल्वर वाला एरिया ऐड किया जाता है। बाकी इसके अलावा इसमें डक्ट स्पॉइलर बाद में ऐड किया हुआ है। और अगर बात की ट्रंक कैपेसिटी की तो ये भी अच्छी खासी स्पेशियस है, यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। ये चौड़ाई के लिहाज से भी काफ़ी चौड़ी डिग्गी है, डीप भी है और इसमें फिर सेंटर में एरिया दिया गया है जहाँ से आप इसको ओपन करके कुछ अच्छा खासा सामान गुजार सकते हैं। बाकी ट्रंक के अंदर प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है, ये स्पेयर टायर भी ऑफर करती है बैक पे और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो भी थोड़ा सा डिफरेंट है इस तरह से कि मोस्टली कैमरीज आपको बेडरूम के साथ मिलेंगे जिनमें वुड आता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये गाड़ी ऑलमोस्ट पूरी ही ब्लैक है। रूफ लाइन इसका ग्रे दिया गया है लेकिन नीचे सारी ये गाड़ी ब्लैक है और सीट्स भी इसमें स्पोर्टिवो वाली हैं तो ये ऑब्वियसली क्योंकि TRD स्पोर्टिवो वर्जन है तो ये इसलिए डिफरेंट है। फिर इसकी सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं फ्रंट पे दोनों और ड्राइवर की सीट में लंबा सपोर्ट भी आता है, जबकि इस प्राइस पॉइंट पे आपको जो मोस्टली गाड़ियाँ मिलेंगी उनमें सीट्स आप हाथ से आगे पीछे करेंगे। इसमें है तो इलेक्ट्रॉनिक प्लस लंबा सपोर्ट भी है और इसका स्टीयरिंग व्हील भी ये जेन्युइन है जो कि फेसलिफ्ट के बाद आ गया था और ये मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग है। आप यहीं से इसकी मल्टीमीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं और राइट से आप इसकी स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं मीटर की। ये स्टीयरिंग है भी लेदर स्टिच और इसके अलावा ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है।
स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है और इसके अलावा इसके हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है, यानी कि हेडलाइट्स डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। फिर इसके वाइपर्स नॉर्मल है और इसके अलावा बात की ज्योमेट्री की तो ये भी इसका अच्छा खासा मैसिव है। अब ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी को कन्वर्ट किया गया हो, ये ओरिजिनल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है, क्योंकि जो गाड़ियाँ ऑटोमेटिक होती हैं उनके मीटर में ऑटोमेटिक की इंडिकेशन भी आती है। इसमें कोई इंडिकेशन नहीं दी गई। स्पीड लिमिट्स की 240 तक है और मीटर इसका अच्छा खासा मैसिव है। एवरेज गाड़ी फिलहाल तकरीबन 11-12 तक की शो करवा रही है और ये गाड़ी जनरल 1 लाख किलोमीटर चली हुई है। बाकी इसके अलावा मीटर की हाउसिंग इसकी ये सारी ही सॉफ्ट टच मटेरियल की फिनिश में है और डैशबोर्ड में काफ़ी पीछे करके इसकी एक क्लॉक दी गई है। तो बाकी इसके अलावा डैशबोर्ड इसका है अच्छा खासा स्पेशियस। डैशबोर्ड में साइड्स पे 2 स्पीकर्स दिए गए हैं। ओवरऑल जो डैशबोर्ड की वाइब है ये अच्छी खासी मैसिव और चौड़ी आती है। एयरबैग्स के नॉर्मल से हैं, नीचे इसका मल्टीमीडिया दिया गया है जो कि ठीक है अपने टाइम के लिहाज से। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, SD कार्ड, CD ये सब डलता है ये टच में। और इसके अलावा फिर नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जिसको टोयोटा उस टाइम पे प्लाज्मा क्लस्टर कहता था। आई एम नॉट श्योर व्हाई, है तो बड़ा ये टेक्निकल सा नाम, लेकिन काम इसका कोई खास है नहीं प्लाज्मा क्लस्टर का। लाइट्स इसमें काफ़ी खूबसूरत चलती हैं, वाइट और ब्लू सी, और ऐसी लाइट्स मार्केट्स के गियर लेवल में आती हैं। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल में दी गई हैं। क्लाइमेट कंट्रोल ये डुअल जोन है जो कि इस प्राइस पॉइंट पे शायद की गाड़ी ऑफर करती हो। और उसके अलावा इसमें फिर फिल्टर्स भी कंपैरेटिवली आम गाड़ियों से बेहतर आते हैं, डस्ट पार्टिकल फिल्टर वगैरह। नीचे पे इसका स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, गियर सेलेक्टर दिया गया है जो कि मैनुअल है, स्टिक शिफ्ट, और ऑब्वियसली इसमें नीचे पैडल भी 3 आते हैं। हैंड ब्रेक इसकी लेफ्ट पे दी गई है और इसकी वजह ये हो सकती है कि ये गाड़ी ओरिजिनली लेफ्ट हैंड ड्राइव कंट्रीज के लिए डिजाइन की गई हो और बाद में इसको राइट हैंड में कन्वर्ट किया गया हो, और कन्वर्ट होने से इसका स्टीयरिंग और डैशबोर्ड तो मूव हो गया लेकिन हैंड ब्रेक वहीं रह गई। बाकी इसके अलावा फिर यहाँ पे इसकी कप होल्डर वगैरह दिए गए हैं। सेंटर कंसोल का स्पेस के लिहाज से डिसेंट है और सीट जैसा कि मैंने बताया फैब्रिक की फिनिश में है, लेकिन ये है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। सेम फैब्रिक इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। विंडोज इसमें चारों ही सिंगल टैप वाली हैं और इसके साइड मिरर को मैं गाड़ी के अंदर बैठ के एडजस्ट भी कर सकता हूँ। वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद लाइट्स, और इसके अलावा एयरबैग ये गाड़ी 8 ऑफर करती है। और अब अगर बात कीजिए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये यहाँ पे अच्छी खासी स्पेशियस है। अब कहने को ये गाड़ी है तो बाहर से अच्छी खासी चौड़ी, अब वो चीज़ आपको अंदर आके फील होगी। चौड़ाई के लिहाज से ये गाड़ी काफी स्पेशियस है। बैक पे इस पर 4 लोग बैठ सकते हैं अगर बैठना चाहें तो, 3 लोगों के लिए तो अच्छी खासी स्पेशियस है ही। लेगरूम का भी यहाँ पे कोई खास इशू नहीं है। हेडरूम भी इसमें अच्छा खासा स्पेशियस है और यहाँ मेंटीज भी डिसेंट दी गई हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एयरवेंट्स दिए गए हैं। सेंटर में सेंटर कंसोल है जो कि अगेन साइज के लिहाज से लैंड क्रूजर के सेंटर कंसोल जितना चौड़ा है। इसको ओपन करके मैं इसमें कप होल्डर एक्सेस कर सकता हूँ जिसमें अल्केंटारा दिया हुआ है, और इसमें फिर पीछे एक और एरिया भी दिया गया है जहाँ से इसकी डिग्गी को एक्सेस कर सकता हूँ। आप इसको अंदर से लॉक भी कर सकते हैं और इसकी वजह ये हो सकती है कि अगर आपने बैक पे कोई बंदा लिटाया हुआ है डिग्गी में तो आप इसको लॉक कर दें ताकि वो अंदर से यहाँ से बाहर ना आ जाए। बाकी इसके अलावा रेड बेंचेस के फोल्डेबल हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, यहाँ पे आईसोफिक्स के पोर्ट्स दिए गए हैं, एयर बैग्स भी आते हैं यहाँ पे पैसेंजर्स के लिए, विंडो सिंगल टाइप वाली हैं, स्पीकर दिए गए हैं बैक पे। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें एक ही मेन ऑफर होता है 24 सीसी पेट्रोल फ्रंट व्हील ड्राइव। ट्रांसमिशन इसमें 2 ऑफर होती हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ऑटोमेटिक वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है बट ये गाड़ी अल्ट्रा रेयर है, ये मैनुअल है। ट्रांसमिशन इसमें 5 स्पीड फॉरवर्ड है और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब चीज़ें आती हैं। बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक्स ओपन होता है जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। इससे नीचे की कैटेगरी क्रोला वगैरह उनमें आप स्टैंड लगाते हैं, इससे ऑनवर्ड मार्केट्स वगैरह में ये हाइड्रोलिक्स ओपन हो रहे हैं। बाकी इसके अलावा इसका इंजन पे काफ़ी टाइटली पैक्ड है क्योंकि इसका इंजन इटसेल्फ काफ़ी बड़ा है और ये गाड़ी 169 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट फिगर इस बॉडी साइज के लिहाज से। एवरेज ये गाड़ी तकरीबन आपको 11-12 की देगी जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी एवरेज है इतनी बड़ी बॉडी के लिहाज से। और टोयोटा के बारे में एक अच्छा फैक्ट ये है कि ये गाड़ियाँ एवरेज के लिहाज से कंपैरेटिवली होंडा से बेहतर होती हैं। टोयोटा की अगर आप मार्केट्स भी देखें तो अकॉर्ड से आपको बेहतर एवरेज देगी। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन अकॉर्ड बनती है K24, लेकिन ये गाड़ी एवरेज उससे बेहतर देती है। अकॉर्ड आप जितनी बेशी चला लें आपको 7, 8 या 9 तक की एवरेज ही देगी, जबकि ये उससे बहुत बेहतर है। और अगर बात कीजिए इसके टायर साइज की, टायर साइज ऑफर कर रही है गाड़ी है 235, 50 और 18। फ्रेम इसमें 18 इंच का है जो कि TRD वाला है और यह भी डुअल कॉम्बिनेशन में एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक है। बाकी इस गाड़ी को ड्रॉप किया हुआ है तो इसकी लुक्स और ज़्यादा बेहतर आ रही हैं। और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब आते हैं जो कि इस राइड को बेहतर बनाते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।